हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया देखो कि ऑर्गेनिक हमने जो है वो ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। जितना भी रिएक्शन वाला जो पोर्शन था वो पूरा खत्म कर दिया है। एक टॉपिक ऑर्गेनिक का ऐसा है जो कि जो बायो के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके बायो में और यहाँ केमिस्ट्री में जो वो कुछ इसका पार्ट कॉमन है। थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है दोनों में कि बायो में पढ़ोगे तो कुछ चीजें वहां पर जो अलग है, यहाँ पर कुछ चीजें अलग है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। हालांकि जो जेई के बच्चे हैं उनको तो पूरा टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा टॉपिक समझना ही पड़ेगा, लेकिन नीट के बच्चों के लिए ये टॉपिक जो है वो दोनों तरफ थोड़ा सा कॉमन है ना। वहां पर भी है, यहां पर भी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जो कि आप बायो में उतना उस तरीके से नहीं पढ़ते हो जिस तरीके से केमिस्ट्री में है। बाकी तो जो वो बहुत सारी सिमिलरिटी है। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा डिटेल में आपके बायो में दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि यार देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछा जाता है। और यहां पर क्यों ना हम एक एक एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की बात करें कि भाई एनसीईआरटी में जो चीजें दे रखी है, ठीक है ना, एक एक चीज एक एक पॉइंट, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन चाहे वो नीट में हो चाहे जेई के बच्चे हो कोई भी हो, क्वेश्चन यहां से पूछेगा बायोमोलिक्यूल से, जो बहुत कम न के बराबर चांस है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन चला जाए। हालांकि कुछ एक पॉइंट ऐसे भी है जो कि हम एनसीईआरटी के बाहर के भी कवर करेंगे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए वो हमें यहां पर कवर करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक एक लाइन का मतलब समझेंगे। पहले मैं आपको यहां पर जो है उसका बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बताऊंगा क्या है वो चीज, पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या लिखा है ये जो है वो बाद में हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो यहां आज से जो है वो हम ये स्टार्ट करें, बायोमोलिक्यूल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है वो हम यहां पर पढ़ेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है कि हम, हो क्या सकता है, जब हमारा सिलेबस जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। देखो फिजिकल ऑलमोस्ट जो है चैनल पर डाल दिए है, ऑर्गेनिक जो है वो ऑलमोस्ट चैनल पर हो चुकी है, इनऑर्गेनिक जो है बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद में हमारे पास जो है वो यही है कि हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात। तो चलो जरा कि शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहले जो है वो टॉपिक है हमारा, क्या है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल है ना, बहुत ही आसान सा काम है। देखो बायोमोलिक्यूल का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकली चीजें ज्यादा है, रिएक्शंस वगैरह भी है, लेकिन इतनी ज्यादा रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आओ देखो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जीव जंतु हो गए, सारे के सारे एनिमल्स हो गए ना, और इसके अलावा जो भी अपने पास प्लांट्स है, पेड़ पौधे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी जो है वो बहुत ही छोटे, जो आप मानो कि जो एटम्स, आयन मॉलिक्यूल्स, इन सब से जो बनी होती है वो सारे नॉन लिविंग होते हैं, है ना। और किसी की भी बॉडी स्ट्रक्चर या फिर किसी के अंदर कौन से, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से केमिकल्स है या कौन से मॉलिक्यूल से, किस तरीके के एटम मॉलिक्यूल से उनका सिंथेसाइज हुआ है, इस चीज की स्टडी करना जो है साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं क्या, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अगर आप पढ़ते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो दिस ब्रांच इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री। तो हम ये सारी चीजें कहां पर पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या, देखो कुछ एक मॉलिक्यूल्स, कुछ एक हमारे पास जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ी ठीक ठाक जाइंट होती है ना, और उनसे जो है वो क्या होता है, बॉडी का एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन होता है। तो आप ये मानो कि जैसे इनमें हमारे पास आ गया कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या जो है वो इनमें लिपिड्स है, लिपिड्स, ठीक है, या इनमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, या जो है वो आप ये मानो विटामिन, विटामिन, है ना, और प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सारे के सारे जो है ना, एमिनो एसिड, ये सारे के सारे जो हो क्या, बायोमोलिक्यूल। और भी पता नहीं कितने हैं, है ना, अलग अलग तरीके के जो है मॉलिक्यूल होते हैं जिनसे हमारी बॉडी को क्या, बॉडी बनती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंस्ट्रक्ट, मतलब इनकी बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ होता है ना। तो ये सारे जो है वो अपने पास क्या है, बायोमोलिक्यूल। हम इस चैप्टर में देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड लास्ट में दिया हुआ है, हालांकि बायो वाले के लिए जो है वो ये बहुत ही बच्चों का खेल होगा। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए, आरएनए, विटामिन के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ, प्रोटीन और एमिनो एसिड के बारे में दिया हुआ है। तो हम कार्बोहाइड्रेट इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्शन समझने वाला पार्ट जो है वो कहाँ है, कार्बोहाइड्रेट में ही है। बाकी देखो न्यूक्लिक एसिड में याद रखनी पड़ेगी चीजें, विटामिन में याद रखनी पड़ेगी, प्रोटीन, एमिनो एसिड, इनमें भी जो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो जरा कि ये तो हुआ इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो
यहाँ पर जो है वो हम एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो क्या कहती है इसके बारे में। ठीक है, तो आप देखो कि ए लिविंग सिस्टम ग्रोज सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। अच्छी बात है भाई, लिविंग सिस्टम है, वो ग्रो भी करेगा, सस्टेन भी करेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस भी करेगा, अपनी संख्या, अपने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, है ना। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट ए लिविंग सिस्टम इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो नॉन लिविंग एटम मॉलिक्यूल से ये बनता है। द परस्यू ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन ए लिविंग सिस्टम फॉल्स इन ए डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो मतलब ये जो है वो मतलब एक तरीके से एक बॉडी में क्या चल रहा है, केमिकली कौन सी रिएक्शन हो रही, कौन सी नहीं हो रही है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कौन से किस तरीके के मॉलिक्यूल से बना, ये सारी चीजें बायोमॉलिक्यूल में आती है। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल होते हैं। फिर जो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स of our food. These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process। ठीक है, मतलब आपस में जो वो क्या करते हैं, मिलते हैं और जो पूरी लाइफ साइकिल जो है उसको क्या करते हैं, एक तरीके से चलाने का काम करते हैं। इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन। अब ये देखो यहाँ पर जो है ना, ये दे दिया कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, कौन सा सिंपल बायोमोलिक्यूल है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी कैटेगराइज एज कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज सिंपल बायोमोलिक्यूल। आ गया ना, सोचा है पहले पैराग्राफ पे क्वेश्चन बन जाएगा, ये बन गया, लिखा है साफ साफ। इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो भैया ये हमारे पास है कंडीशन कि विटामिन हो गए और मिनरल सॉल्ट हो गए, ये क्या है, ये सिंपल बायोमोलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। देखो साफ लिखा हुआ है ना, ये देखो न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। एक तो वर्ड ये है, एक सिंपल बायोमोलिक्यूल, एक वर्ड ये है। ठीक है ना, तो ये हो गया अपने पास। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज बायोमोलिक्यूल्स आर डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। चलो ये तो अच्छी बात है, इस यूनिट में हम जो है इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कुछ भी बन सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो है वो अपने पास टॉपिक है क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की बात हमें करनी है, देखना बहुत ही आसान सा काम है। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, देखो कि शुरू में जब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लोग मतलब आप ये कहो कि केमिस्ट्री अपने जो बायोकेमिस्ट्री अपने इनिशियल पार्ट पर थी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना नहीं पता था। तो कार्बोहाइड्रेट को हम इस तरीके से डिफाइन करते थे। अगर आप देखोगे इनकी ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है, तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कार्बोहाइड्रेट को ऐसे डिफाइन करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, आर नॉन एज कार्बोहाइड्रेट, आर नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, कि पहले जो है वो हम ये बोलते थे आर नॉन एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कि कार्बन के जो हाइड्रेट है, कहने का हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो कार्बन के साथ अगर आप वाटर मिक्स कर दोगे, वाटर ऐड करोगे, तो जो बनेगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कहने का मतलब अगर आप जो है ना इसको कार्बोहाइड्रेट को इस जनरल फॉर्मूले से, जनरल फॉर्मूला, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, ये अपने पास होता है भैया CxH2O, ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। और इन जनरल हम ये बोलेंगे कि x और y जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। x और y दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जनरल है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट के केस में दोनों इक्वल होते हैं। हमारे पास जो है वो आप ये बोल सकते हो कि देखो कार्बन के जो हाइड्रेट है, कार्बन के साथ वाटर आपने ऐड किया तो क्या बने, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहां पर जो है जनरल फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, CxH2O। तो पहले ये माना जाता था कि जो कोई भी इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इतना ही पता था। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लूकोज, है ना, ये इसका एग्जांपल है। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ये हमें पता है क्या होता है, ये होता है C6H12
H12O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना क्या है ये, C6H2O6, ये ग्लूकोज होता है ना। अगर आप इसको इस जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या है ये, C6H12O6 ही तो है। तो ग्लूकोज इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। समझे बात को। चलो ठीक है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट हो गया। और भी बहुत सारे हैं जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। फ्रक्टोज भी सेम टू सेम, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। लेकिन भैया फिर आगे चल के पता चला कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आप देखो जरा कि नॉन कार्बोहाइड्रेट ठीक है, कैन ऑल्सो follows this formula। तो कुछ हमारे पास नॉन कार्बोहाइड्रेट है, एग्जाम्पल के लिए जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड ये एक नॉन कार्बोहाइड्रेट है। क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, फॉर्मूला देखो क्या है, C2H4O2। अगर आप इसको उस फॉर्मेट में लिखोगे तो ये है C2H2O2। देखो जरा, ये उस फॉर्मूले को, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक नॉन कार्बोहाइड्रेट है ना। और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट भी ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए रेहमनोज, ठीक है। अब भाई रेहमनोज क्या होता है, ये होता है C6H12O5, ये रेहमनोज होता है अपने पास, C6H12O5, ठीक है। तो रेहमनोज ये एक कार्बोहाइड्रेट है और ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूले को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तो भाई ये तो समस्या हो गई कि हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CXH2OY होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो जो है वो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ये जो डेफिनेशन है ये कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दिस डेफिनेशन इज नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली, ठीक है। चलो फिर क्या करें, अगर ये तो सफिशिएंट है नहीं तो समस्या है, फिर हमें तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं भैया मॉडर्न डेफिनेशन, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखना कि यार कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन जो है ना वो क्या कहती है। ये तो पुरानी डेफिनेशन है, अब नई डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की क्या है। तो यहां पर हम बोलते हैं, देखो जरा, कि कंपाउंड्स, या आप इसको यूं बोलो कि ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इस पर ध्यान देना आप, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और कंपाउंड्स which produce such units on hydrolysis are known as carbohydrates, ठीक है। ये है भैया अपने पास पॉइंट, ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड जो या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या फिर इनका हाइड्रोलाइसिस अगर आप करवाओ तो आपको इस तरह की यूनिट मिले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की यूनिट मिले या फिर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की यूनिट मिले। समझे बात को। उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कि या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या फिर जो है वो आपको जो है वो अगर इनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉली का मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, और इसके साथ ही उसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या फिर उसमें क्या होना चाहिए, कीटोन ग्रुप होना चाहिए। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये डेफिनेशन मॉडर्न है, ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। अब यार ये ऑप्टिकली एक्टिव ही क्यों होते हैं, क्योंकि अपने आप ही हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। देखना कैसे, कि भाई मैंने कहा कि अच्छा
कम से कम, जैसे मान लो कम से कम कितने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जो पॉसिबल है, तो कम से कम 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल है, 2 का पॉसिबल नहीं है। देखना कैसे, कि अगर आप इस डेफिनेशन को फॉलो करोगे, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो इस डेफिनेशन को अगर आप फॉलो करोगे तो भैया आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी, जैसे मान लो एल्डिहाइड है, CHO है, अब ये कार्बन है, CHO में तो एक ही कार्बन होगा, अब पॉलीहाइड्रोक्सी लगाना है, एक से ज्यादा OH लगाना है, कंपाउंड में एक से ज्यादा OH होनी चाहिए, CHO पर तो लगा नहीं सकता, इसके बाजू में एक कार्बन है, अब एक कार्बन पर भी एक से ज्यादा OH नहीं लगा सकते, कम से कम 2 अलग अलग कार्बन चाहिए, तो 2 अलग अलग कार्बन जब आप लोगे तो एक OH यहां लगाया, एक OH, ये देखना जरा, ये डेफिनेशन की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कैसे? पॉलीहाइड्रोक्सी है, एक से ज्यादा OH है, फिर एल्डिहाइड है, फिर देखो अपने आप क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम बोलेंगे ग्लिसर एल्डिहाइड, ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट करते हैं, चखते हैं, तो वो मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, तो उनको शुगर भी बोलते हैं, जो नहीं होते उनको हम नॉन शुगर की तरह जो है वो मानते हैं, तो उनको नॉन शुगर में कैटेगराइज हम कर सकते हैं। अब आओ जरा कि ये जो हमने अभी पढ़ा है, जो चीजें मैंने अभी बताई है, उसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा है कार्बोहाइड्रेट, देखो जरा, कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरीली produced by plant and form a very large group of naturally occurring organic compounds, ठीक है। फिर देखो जरा कि जनरली जो प्लांट से ही हमें मिलता है, मेन सोर्स इनका क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। और फिर आगे ये बोल रहा है कि सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर केन शुगर, जो गन्ने की शर्करा होती है, गन्ने की शुगर, गन्ना जो है वो गन्ने का रस, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। मोस्ट ऑफ देम हैव ए जनरल फॉर्मूला CxH2O। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट है फॉलोज दिस जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और एंड वर कंसिडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वेयर द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाज डेराइव्ड, जहां से कार्बोहाइड्रेट बना है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन से। फिर आगे बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करता है, इनटू दिस फॉर्मूला C6H12H2O6, बट ऑल द कंपाउंड्स व्हिच फिट इनटू दिस फॉर्मूला may not be classified as carbohydrate, कि सारे के सारे जो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं सबको थोड़ी ना हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड फिट इनटू दिस जनरल फॉर्मूला, है ना, C2H2O2। एसिटिक एसिड इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली Rhamnose C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition, है ना, वो इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। ये अभी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। फिर देखो, a large number of their reaction have shown that they contain specific, अब आगे देखना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में जो अभी हम कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं वो यही है कि स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। फिर आगे लिखा देखो, केमिकली द कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव, पहली बात, पहला पॉइंट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, जो या तो खुद पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन हो या फिर जो हाइड्रोलाइसिस पर इस तरह की यूनिट जो है बनाते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आगे बोल रहा है, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट which are sweet in taste are also known as sugars. The most common sugar used in our homes is named as sucrose, where the sugar present, जो सबसे ज्यादा कॉमन शुगर हम काम में लेते हैं वो कौन सी है, सुक्रोज है ना। फिर आगे देखो, आपको एक छोटी सी लाइन हम और देख लेते हैं, प्रेजेंट इन मिल्क इज नॉन एज लैक्टोज। आपको ये पूछ सकता है जैसे सुक्रोज जो है या मिल्क की शुगर को हम क्या बोलते हैं, तो मिल्क की शुगर को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे, कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नॉन एज सैकेराइड, इनको सैकेराइड भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जो सैकेराइड है ये ग्रीक वर्ड सैकरॉन से लिया है, जिसका मतलब क्या होता है, मीठा होता है, शुगर होता है। क्लियर है बात। तो ये है भैया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। इनको आगे जो है वो हाइड्रोलाइसिस की, इनका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो उस हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर के बेसिस पर भी इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, देखिएगा। हाँ भाई देखो जरा कि अब अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करना है तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखना जरा कि नेक्स्ट जो पॉइंट है ना अपने पास वो यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहां हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को
तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं भैया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और जो तीसरे हैं इनको हम बोलते हैं जी पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो तीन तरीके से आप क्या कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर सकते हो। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, तो ये क्लासिफिकेशन है इनके हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर के बेसिस पर, कि अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट का आगे फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करवा भी सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो मोनोसेकेराइड है ना, इनका और आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। तो मोनोसेकेराइड है ना, ये जो होंगे डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ठीक है। तो इनका आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, तो डज नॉट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, ठीक है। इनका हम और आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं करवा सकते। जबकि जो ओलिगोसेकेराइड है इनका हाइड्रोलाइसिस अगर आप करवाओगे तो इनके हाइड्रोलाइसिस से आपको 2 से लेके 10 तक की मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी, ठीक है ना। तो इनका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो गिव्स 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। और भैया यहां पर पॉलीसेकेराइड में जो है वो मोर देन 10 है ना, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट आपको मिलेगी। तो जो पॉलीसेकेराइड है इनमें 10 से ज्यादा या फिर बहुत सारी जो है वो अलग अलग तरीके की मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी। ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर 10 तक। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड को हम फर्दर और ज्यादा आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे क्लासिफाई, कि अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिल रही है तो डाइसेकेराइड बोल दो, 3 मिल रही है तो ट्राई, 4 मिल रहे हैं तो टेट्रासेकेराइड हो जाएंगे। ऐसे ही जो है वो 10 तक की मोनोसेकेराइड यूनिट अगर मिले तो ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में रखेंगे, 10 से ज्यादा मिल जाए तो पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में, और अगर आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस ही ना हो तो उनको क्या रखेंगे, मोनोसेकेराइड की कैटेगरी में हमें रखना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मोनोसेकेराइड है ना, तो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया भैया जी ग्लूकोज हो गया है ना, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं। फिर जैसे डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड जो है ना वो ओलिगोसेकेराइड का एक टाइप है। जैसे हमारे पास जो सुक्रोज है, तो सुक्रोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है। लैक्टोज है ना, लैक्टोज भी क्या है, एक डाइसेकेराइड। माल्टोज है, ये भी एक डाइसेकेराइड है। फिर पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में जैसे स्टार्च आ गया, स्टार्च ये एक पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे के सारे देखो ये सारे हमें पढ़ने भी है। इन सबको हम यहाँ पर डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में भी इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, अपने पास क्लासिफिकेशन है, ठीक। अब देखना जरा कि इसी क्लासिफिकेशन के बारे में जो वो हमें एनसीईआरटी में जो है वो क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का जो सबसे पहला पॉइंट है वो अपने पास यही है, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखना जरा कि कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, के हाइड्रोलाइसिस के बिहेवियर के बेसिस पर इनको हमने क्लासिफाई किया है। कैसे, दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो मैंने कहा इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा और आगे आप इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड ए मोनोसेकेराइड, के जिनका जो खुद ही क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, खुद ही होंगे, जबकि इनका और आगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, अबाउट 20 मोनोसेकेराइड्स आर नोन टू अकर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट यहां से उठा सकता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी की लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन आए तो इसी लाइन के बेसिस पर आंसर करना पड़ेगा कि लगभग 20 मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो नॉन है नेचर में। सम ऑफ कॉमन एग्जांपल आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारे के सारे जो है वो कॉमन मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है, ठीक है। फिर आते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड मैंने क्या कहा, 2 से लेकर 10 तक की यूनिट आपको, या 10 तक की मोनोसेकेराइड यूनिट मिल सकती है। तो कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस
आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। 2 से लेके 10 तक की मोनोसैकेराइड यूनिट्स अगर आपको मिलेगी तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोल सकते हैं। फिर आगे आपको क्या बोल रखा है कि दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, है ना। जितने भी है डिपेंड करता है कि उसमें मोनोसैकेराइड यूनिट कितनी मिल रही है। अगर जो है वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी तो डाइसैकेराइड बोल दो, 3 मिलेगी तो ट्राई, 4 मिलेगी तो टेट्रासैकेराइड बोल दो, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, कितनी यूनिट मिली। अमॉन्ग दीज द मोस्ट कॉमन आर डाइसैकेराइड, सबसे कॉमन मतलब डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, इन सब में से भी सबसे कॉमन जो है ना वो कौन सा है, डाइसैकेराइड है। फिर द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड मे बी सेम और डिफरेंट। ये भी ठीक है कि डाइसैकेराइड जो है ना उसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगी आपको, वो दोनों सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, है ना। लैक्टोज है अपना, लैक्टोज से जो आपको क्या क्या मिलता है, बीटा डी ग्लैक्टोज मिलता है एक तो, और साथ में क्या मिलता है, बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। दोनों की दोनों यूनिट क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, ठीक है। जैसे माल्टोज है तो माल्टोज से आपको क्या मिलता है, माल्टोज से आपको मिलता है 2 यूनिट मिलती है अल्फा डी ग्लूकोज की, तो यहां पर दोनों की दोनों यूनिट कैसी हो गई, सेम हो गई, है ना। जैसे हमारे पास जो वो सुक्रोज है तो सुक्रोज से जो वो क्या मिलता है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और साथ में जो वो क्या मिलता है, बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, तो दोनों यूनिट जो है वो कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई ना, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है ना, कि ये दोनों यूनिट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, वेयर माल्टोज गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली ग्लूकोज, है ना। तो ये अपने पास क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो तीसरा है पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। जैसे एनसीईआरटी ने ये मेंशन नहीं किया कितना है, लेकिन उसने ये तो मेंशन किया है 2 से 10 तक क्या रहेगा, ओलिगोसैकेराइड। तो लार्ज नंबर क्या हो गया, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट अगर आपको मिले तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं। फिर आगे आपको बोल रहा है सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, जैसे पॉलीसैकेराइड में अभी हमने बात करी थी, सेल्यूलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गम्स हो गए, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। फिर आपको आगे ये बोल रहा है पॉलीसैकेराइड आर नॉट इन स्वीट इन टेस्ट हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसैकेराइड, क्योंकि देखो यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही बनेगा। मैं बता देता हूं आपको कि ज्यादा चांसेस क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से ज्यादा है। तो ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उसका आप ध्यान में रखें। पॉलीसैकेराइड आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, पॉलीसैकेराइड जो है वो मीठे नहीं होते हैं। जनरली मोनोसैकेराइड जो है ना वो मीठे होते हैं, इसलिए उनके लिए हम शुगर वर्ड काम में लेते हैं, तो इसलिए जो है वो हम पॉलीसैकेराइड को क्या बोलेंगे, नॉन शुगर बोलेंगे। क्लियर है बात। तो ये हुई एक बात। फिर देखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहां एनसीईआरटी में लिखी है, और वो है भैया जी रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। देखो रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब यार रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, है ना। तो पहली बात तो शुगर है तो हम जनरली ये वर्ड जो मोनोसैकेराइड के लिए काम में लेते हैं। तो आप ये समझना कि जो रिड्यूसिंग है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, यहां पर पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, कार्बोहाइड्रेट which can reduce टोलेन reagent या फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, है ना। कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को क्या करे, रिड्यूस करे, है ना, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। अब भाई एक चीज मैं बताऊं, देखो इनको जो है वो कौन रिड्यूस करता है, तो जितने भी एल्डिहाइड है ना, ऑल एल्डिहाइड्स, ठीक है, ऑल एल्डिहाइड जो होता है ना वो रिड्यूस करता है किसको, टोलेन रिएजेंट को, फेलिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। हालांकि बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, टोलेन रिएजेंट सबको करता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी साइक्लिक हेमी एसिटेल है, साइक्लिक हेमी एसिटेल, ये सारी चीजें जो है मैं ऑलरेडी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बता चुका हूं कि कौन जो है इनको रिड्यूस करता है, कौन रिड्यूस नहीं करता, और वहां पर भी मैंने आपको कहा था कि ये चीज आगे बायोमोलिक्यूल में काम में आएगी।
हम केवल स्ट्रक्चर देख के, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपको 3-4 स्ट्रक्चर बना के देगा और केवल स्ट्रक्चर देख के जो है वो आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, केवल स्ट्रक्चर से पूछ लेगा। तो फिर जो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको जो है ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं, है ना। तो जो भी इनको रिड्यूस करता है, टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। लगभग सारे मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग, ठीक है ना। जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं जनरली क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं, वो इनको रिड्यूस कर सकते हैं ना, जैसे ग्लूकोज हो गया, है ना, जैसे फ्रक्टोज हो गया। हम आगे बात करेंगे कि फ्रक्टोज में तो कीटोन होता है लेकिन फिर भी ये रिड्यूसिंग होता है, क्यों होता है आगे देखेंगे। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, फिर अपने पास जो ग्लैक्टोज हो गया, ठीक है, राइबोज, जितने भी मोनोसैकेराइड है वो सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। यही इस पैराग्राफ में लिखा है, ध्यान से देखना क्या लिखा है कि द कार्बोहाइड्रेट में बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग में भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेन रिएजेंट आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर, कि जितने भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, है ना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यहाँ नाम नहीं है लेकिन फेलिंग सॉल्यूशन का नाम है, ध्यान रखना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, दोनों एक ही तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। ये आगे ना लाइन देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेटमेंट में दे देगा कि जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है ना, कि सारे मोनोसैकेराइड चाहे वो एल्डोज हो चाहे वो कीटोज हो, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। अब यार ये एल्डोज और कीटोज क्या होता है, तो अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। तो भैया देखो जरा कि जो मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड, इनको हम फर्दर वापस से जो क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देखना मोनोसैकेराइड, तो यार देखो मोनोसैकेराइड मैंने क्या कहा कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मोनोसैकेराइड का आगे जो हाइड्रोलाइसिस तो होगा नहीं, ये तो खुद ही क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ठीक है। तो डज नॉट हाइड्रोलाइज, पहली बात तो ये डज नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है। फिर जो है वो दूसरा पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना है, क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक तरीके से मोनोसैकेराइड होते हैं, ठीक है। अब देखो कि एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, इसके बेसिस पर इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड होगा तब तो इनको बोल देते हैं एल्डोज, ठीक है, कि इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, इफ एल्डिहाइड, ठीक है, इज प्रेजेंट, तब तो इनको हम क्या बोलते हैं, एल्डोज शुगर या एल्डोज, ठीक है। और दूसरा है इफ कीटोन इज प्रेजेंट, इफ कीटोन इज प्रेजेंट, अगर कीटोन प्रेजेंट है तब इनको क्या बोलते हैं, हम कीटोज बोलते हैं। तो अगर एल्डिहाइड होगा तब तो एल्डोज बोल दो, और अगर कीटोन होगा तो इनको ही क्या बोल देंगे, हम कीटोज बोल देंगे। क्लियर है बात, चलो ठीक है, ये भी हो गया, एल्डिहाइड और एल्डोज और कीटोज हो गया। अब देखना कि नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर भी इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि यार कम से कम कितने कार्बन होंगे कार्बोहाइड्रेट में, 3 कार्बन होंगे। 3 से कम कार्बन का कार्बोहाइड्रेट पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप भी हो, तो 3 से कम कार्बन में ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इसलिए 3 से कम कार्बन की बात कार्बोहाइड्रेट में हम नहीं करते हैं। क्लियर है बात। तो यहां पर देखना जरा कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, है ना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो 3 के लिए हम क्या काम में लेते हैं, ट्रायोज काम में लेते हैं। अब मान लो नंबर ऑफ कार्बन 3 है और जो है उसमें एल्डिहाइड है, तो उसको हम बोल देंगे क्या, एल्डो ट्रायोज, एल्डो ट्रायोज, है ना। कीटोन है तो उसको हम बोल देंगे क्या, कीटो ट्रायोज, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मान लो अपने पास 3 नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो मान लो 4 है, ठीक है। तो 4 के लिए हम काम में ले लेंगे टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। ऐसे ही जो जैसे 4 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, ये आगे से आगे चलता जाएगा। अब एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है यहां पर, ये पैराग्राफ लास्ट वाला हम देख लेते हैं
फिर आगे वाले पेज पर चलते हैं। तो आपको ये बोल रखा है मोनोसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, कि भाई कार्बन कितने हैं उसके बेसिस पर और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस पर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ए मोनोसेक्राइड कंटेन्स एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज नोन एज एल्डोज एंड इफ कंटेन्स ए कीटो ग्रुप देन इट इज नोन एज कीटोज। ठीक है, तो एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज बोल दो, कीटोन होगा तो इसको क्या बोल दो, कीटोज बोल दो। फिर आगे आपको देखो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोनोसेक्राइड इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द नेम एज, ये आगे दिख नहीं रहा है, फ्रॉम द, अच्छा ये बस वही है कि टेबल के बेसिस पर जो है ये बता रहा है। देखो जरा कि टेबल की तरफ अपन चलते हैं, अभी अगले पेज पर चलते हैं। हाँ तो देखो जरा कि वही बात कि अगर 3 कार्बन है मान लो, है ना, तो 3 कार्बन है तो जनरली उसको क्या बोलेंगे, ट्रायोज बोलेंगे। 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। इनमें से मैं चीज बता दूं, हमारे काम का सबसे ज्यादा जो है ना पेंटोज और हेक्सोज की बात हम करेंगे। क्यों, पेंटोज शुगर तो हम पढ़ेंगे कहां पर, जो डीएनए आरएनए वहां पर पेंटोज शुगर की बात करते हैं। दूसरा हेक्सोज जो वो अभी हम ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सारे पढ़ेंगे, ये सारे के सारे हेक्सोज होते हैं, है ना। तो अब देखो कि अगर 3 कार्बन है एल्डिहाइड एल्डो ट्रायोज, 4 कार्बन के लिए एल्डो टेट्रोज, 5 कार्बन के लिए एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। ऐसे कीटोन है तो कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज, कीटो हेप्टोज, ये सारे के सारे हो गए अपने पास। ठीक है ना, तो ये है अपने पास एक तरीके से जो है मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन। अब एक एक मोनोसेक्राइड को एनसीईआरटी में जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। डिटेल का मतलब है जैसे सबसे पहले जो है ना ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, कैसे हम बना सकते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप का होता है, इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ये सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज है। अब फ्रक्टोज ग्लूकोज हो गया तो हमें जो है यहाँ पर ग्लैक्टोज और मेनोज को भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी हम काम में लेंगे, साथ साथ में जो है वो हम सारी चीजें कवर करेंगे, ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। फिर डाइसेक्राइड के बारे में दिया है, फिर पॉलीसेक्राइड के बारे में दिया है। तो यहाँ पर देखना जरा, ग्लूकोज सबसे पहले तो क्या लिखा है, तो ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। भैया जी एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट इस लाइन से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट ग्लूकोज, इस तरह का क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है। फिर आगे आपको बोल रहा है इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट एंड हनी, ये शहद में होता है, फ्रूट्स में होता है, कोई मतलब इतनी ज्यादा जोर देने वाली बात नहीं है। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन्स ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, अंगूर में भी होता है। ठीक है, फिर आपको इसकी प्रिपरेशन देखो, 2 रिएक्शन दिए प्रिपरेशन के लिए। पहली जो है वो रिएक्शन यही है कि इसको सुक्रोज से बना सकते हैं, एक तो है ना, यानी कि जो गन्ने का रस है, गन्ने की शुगर है, उससे आप बना सकते हो। दूसरा इसको स्टार्च से भी आप बना सकते हो, हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में स्टार्च का करवाओगे तो भी ग्लूकोज बनेगा। आप सुक्रोज का भी एक तरीके से जो क्या करवाओगे, इसको HCl के साथ बॉयल करोगे या H2SO4 के साथ, इसका ये हाइड्रोलाइसिस की ही रिएक्शन है। जैसा कि लिखा है कि सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन द इक्वल अमाउंट, है ना, क्योंकि एक यूनिट जो है आपको ग्लूकोज की मिलेगी और दूसरी यूनिट किसकी मिलेगी, फ्रक्टोज की मिलेगी। तो यहां पर देखना जरा कि आखिर ये कैसे होता है। हाँ तो देखना कि जैसे मैंने कहा ना कि हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन है। अब हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन में आप देखो जरा कि ये है अपने पास सुक्रोज। ठीक है, आपको इसको केवल और केवल एसिडिक मीडियम में इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। दूसरा आप स्टार्च से भी ग्लूकोज बना सकते हो और ये कॉमर्शियल मेथड होता है। आपको पूछ सकता है कि भैया ग्लूकोज किससे, मतलब जैसे स्टेटमेंट दे दिया ना और आपको बोल दिया कि भाई ग्लूकोज इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्च, पहला ऑप्शन। दूसरा ग्लूकोज इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय जो है वो केन शुगर, तो ये स्टार्च से कॉमर्शियली बनाया जाता है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4। दोनों में ही एक चीज कॉमन है, एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है। यहाँ पर जो 2 से 3 एटीएम का प्रेशर, ये कंडीशन ध्यान में रखो। तो स्टार्च क्योंकि एक अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है ना, तो यहाँ केवल और केवल अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स ही आपको मिलती है। जबकि आप अगर सुक्रोज का करवाते हो तो डी ग्लूकोज के साथ साथ आपको फ्रक्टोज भी मिलता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपको मिलेंगे, है ना, और इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। जितनी यूनिट ग्लूकोज की होगी उतनी यूनिट फ्रक्टोज की होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रिपरेशन। अब देखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
यहां से बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और ये है भैया अपने पास स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्या ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चला कि जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज में जो टोटल 6 कार्बन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चला, कहां से निकल के आई ये सारी चीजें। तो भैया जी ध्यान से देखना, जरा एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूं, बाद में जो है हम स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन की सारी बातें हम करेंगे। आपको ये बोल रहा है ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। पहली बात तो ये एल्डोहेक्सोज है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक एल्डोहेक्सोज शुगर है, एल्डोहेक्सोज। हालांकि ये मैं आगे आपको वापस से बताऊंगा, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। ये भी ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज का ही दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, डेक्सट्रोज भी होता है। ठीक है, फिर आपको ये बोल रखा है कि इट इज मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट नेमली ए स्टार्च। जैसे स्टार्च से हमने बनाया, अभी मैंने कहा था कि स्टार्च जो है वो किससे बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। तो ये ग्लूकोज का मोनोमर है, मतलब स्टार्च का मोनोमर है। सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इवन इनका भी यही मोनोमर होता है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट, ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है, probably the most abundant organic compound on the earth। ग्लूकोज जो है वो सबसे ज्यादा मिलने वाला जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पर। इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। अब देखो कि रिएक्शन हमारे पास कुछ एक है और उन्हीं सारी रिएक्शन से हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। सबसे पहली रिएक्शन देखना जरा, रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। ठीक है, तो जब हमने ग्लूकोज का रेड फॉस्फोरस प्लस HI से इसको रिड्यूस किया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड फॉस्फोरस HI। क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक में ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या करता है ये करता है भैया जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है सबको एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर क्या किया गया, जैसे ही ग्लूकोज को HI, है ना, या यू कहो रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ जैसे ही हमने ग्लूकोज को जो वो ट्रीट किया तो बना यार एन हेक्सेन। अब यार एन हेक्सेन बनने का क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एन हेक्सेन बना। तो यार एन हेक्सेन बनने का क्या मतलब है, एन हेक्सेन क्या कंक्लूजन निकल सकता है इससे भैया? इससे कंक्लूजन ये निकल सकता है कि ग्लूकोज के सारे कार्बन जो है ना वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज है। ठीक है ना, सारे कार्बन जो एकदम स्ट्रेट कार्बन चेन में अरेंज है, इसमें कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है। हमें पता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। अच्छा, ये कैसे पता चला 6 कार्बन है? हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है C6H12O6 होता है? हमें कैसे पता चला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जो है 180 होता है? कैसे पता चला भैया जी? ये सारी चीजें देखो, एक तो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। एक टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, POC नाम का, आप प्ले लिस्ट में जाके सर्च करें, वहां डिटेल में बताया है कि फॉर्मूले का पता कैसे चलता है। सबसे प्राइमरी काम यही होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि कोई अननोन चीज है अपने पास, अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अपने आप में एक पर्टिकुलरली क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कार्बन और जो है वो अपने पास हाइड्रोजन के लिए लिबिग मेथड से हम पता करते हैं कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है कि नहीं है ना। इसके लिए सल्फर के लिए केरेस मेथड काम में लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन के लिए डूमा मेथड, ज़ेल्डोल मेथड, ये सारे जो है वो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। तो इनसे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो सकते हैं। अब जब ग्लूकोज को आपने रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ ट्रीट किया तो क्या बना, एन हेक्सेन बना। और एन हेक्सेन का बनना ये चीज प्रूव करता है कि ग्लूकोज के सारे कार्बन एकदम स्ट्रेट कार्बन चेन में अरेंज्ड है, ग्लूकोज में कोई साइड ब्रांचिंग नहीं है ना। क्योंकि अगर साइड ब्रांचिंग होती तो हो सकता है भैया देखो आपको ये कंपाउंड मिल जाता, है ना। साइड ब्रांचिंग वाले तो 6 कार्बन में बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं, हो सकता था भैया इस तरीके का कोई कंपाउंड मिल जाता, हो सकता है इस, मतलब अगर साइड ब्रांचिंग होती तो ये सारे कंपाउंड बन सकते थे, लेकिन ये सारे कंपाउंड नहीं बने। कंपाउंड क्या बने, कंपाउंड बना भैया अपने पास एन हेक्सेन। तो एन हेक्सेन का बनना ये चीज क्लेरिफाई करता है कि ग्लूकोज में सारे के सारे जो कार्बन है ना वो एकदम स्ट्रेट कार्बन चेन में अरेंज्ड है। ठीक है, अब आते हैं देखो जरा, सबसे पहला कि इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज दिस C6H12O6। आगे दूसरा पॉइंट, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI,
HI के साथ हिट करोगे तो रिडक्शन ही होगा, या रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी ले सकते हो। इट फॉर्म्स एन हेक्सेन सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया कि सारे के सारे स्ट्रेट कार्बन चेन में अरेंज है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आप पूछोगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा जैसे जो वो 4 रिएक्शन दे दी और बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन ऑफ ग्लूकोज आर अरेंज इन स्ट्रेट चेन, इस तरह का सवाल दे दिया तो जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? फिर देखना जरा, चलो ये तो मान लिया कि स्ट्रेट कार्बन चेन में अरेंज है। सेकंड जो पॉइंट है अपने पास, पहला तो हो गया रिडक्शन विद रेड फॉस्फोरस प्लस HI। दूसरा जो पॉइंट है, रिएक्शन हमें करवानी है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज NH2OH, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, एंड HCN। हमें HCN या फिर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज की क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। मैं एक चीज बता देता हूं, तुम्हें याद दिलवा देता हूं, हमने जो है ये चीज कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी है, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ी है। क्या है कि भैया जब आप क्या करवाते हो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, है ना, तो यहाँ पर पीएच होती है कितनी, 4 से 4.5 के आसपास। वीकली एसिडिक मीडियम के साथ, वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर करते हैं और ऑक्सीम बनता है, ये H, ये R, ये डबल बॉन्ड N, इस तरीके के जो कंपाउंड है इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। तो ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। ये तो ग्लूकोज की रिएक्शन, मतलब एक तरीके से कार्बोनिल की रिएक्शन हुई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ठीक है, फिर सेम अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है, यहां मैं एल्डिहाइड लिख रहा हूं लेकिन जरूरी नहीं है एल्डिहाइड है, रिएक्शन हम करवाए HCN के साथ, HCN भी ले सकते हो, NaCN भी ले सकते हो। HCN के साथ मीडियम कैसा होता है, बेसिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि HCN खुद क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो न्यूक्लियोफाइल की कम कंसंट्रेशन आपको मिलेगी। तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। सारी चीजें मैं बता चुका हूं और सारी बातें हो चुकी है। तो बनता है हमारे पास क्या, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब ग्लूकोज जो होता है ना, अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, यानी ग्लूकोज में भी हम बोलेंगे कि ग्लूकोज में भी कौन सा ग्रुप है, ग्लूकोज में भी यही ग्रुप है अपने पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना। अभी हमें ये पता नहीं है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है या ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है, हमें ये पता नहीं है ना। वो भी अभी हम आगे की जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उनसे हमें पता चलेगा। तो ये देखा गया कि यार जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम करवाते हैं, है ना, कि जैसे ये एक बार के लिए जो है वो हम ग्लूकोज को ऐसा बना रहे हैं क्योंकि एल्डोहेक्सोज है, हमें तो प्रूफ करना है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन सबसे पहले हमने करवाई मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, तो यहाँ एक कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोक्सिम बोल सकते हो आप इसको, है ना, ऑक्सीम बनता है ना इसके साथ, तो इस कंपाउंड को तो हम बोल सकते हैं ग्लूकोक्सिम। ठीक है, तो एक तो बना ग्लूकोक्सिम। अब यार ऑक्सीम बन रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस हो सकती है, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। इससे यह पता चलता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल है, लेकिन इस रिएक्शन से यह पता नहीं चलता कि ग्लूकोज का कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, यह पता नहीं चलता इससे। फिर देखो आप कि यहीं पर जो है वो जब हमने रिएक्शन करवाई, ये तो ग्लूकोक्सिम बना, यहीं पर जब हमने रिएक्शन करवाई HCN के साथ, है ना, तो वही अपने पास ग्लूकोज, ठीक है, ये है, और रिएक्शन हमने HCN के साथ करवाई तो बना यार यहाँ पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ये CN, ये OH, यहाँ आया CHOH4 और ये आया CH2OH, ये बना भैया, ये क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। तो भैया इस तरीके से साइनोहाइड्रीन का बनना या ऑक्साइम का बनना, ये चीज प्रूफ करता है कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जरूर प्रेजेंट है। कार्बोनिल में भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके बारे में नहीं बोल सकते अभी हम, वो आगे रिएक्शन से पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है ये चलो पता चल गया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या कहता है पैराग्राफ इसके बारे में, तो समझना कि ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, टू फॉर्म एन ऑक्सीम एंड एड्स ऑन ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन या ऑक्सीम का बनना सजेस्ट करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है
है ना। तो ये बोल रखा है दीज रिएक्शंस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। चलो ठीक है, ये भी हो गया ना। ये दोनों रिएक्शन जो है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि कौन सी रिएक्शन से ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस का पता चलता है। तो आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसको आगे की तरफ चलते हैं। देखिए थोड़ा सा, ये लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपने पास वो है, अब मैंने कहा ना कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अब पता चलेगा, देखो इन दोनों रिएक्शन से या इस रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है। हमने क्या किया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया, CHOH4 और ये CH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया Br2 प्लस वाटर। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HOBr। और ये जो HOBr है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करता है ये, है ना, लेकिन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हमें ये तो पता ही है कि यार कीटोन जो है ना, कीटोन का तो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होता नहीं है, कीटोन तो ऑक्सीडाइज होते नहीं है। तो अब जब हमने जो Br2 वाटर इसमें ऐड किया तो यार एक कंपाउंड बना, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये CH2OH, दिस इज नॉन एज ग्लूकोनिक एसिड। तो यार ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो एक तरीके से ये चीज प्रूव करता है कि यार कहीं ना कहीं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। जो कार्बोनिल ग्रुप है ना ग्लूकोज का, वो किस फॉर्म में है, वो एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप तो कीटोन भी हो सकता है। अब वो किस फॉर्म में है, वो एल्डिहाइड के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि फर्दर आगे ऑक्सीडेशन हो रहा है कीटोन का। तो आगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वैसे भी नहीं करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग के साथ तभी होता है जब आप उसको स्ट्रॉन्गली हीट करोगे, है ना। तो भैया पता चल गया कि ग्लूकोज में जरूर जो है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्लूकोज में प्रेजेंट है ना। तो ये हुई अपने पास एक बात, ठीक है। चलो अब देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड में ये कन्वर्ट हुआ on reaction with a mild oxidizing agent like bromine water. This indicates that the carbonyl group is present as an aldehyde. तो ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक एल्डिहाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब अगली बात हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन ने अगली रिएक्शन ग्लूकोज की करवाई। देखिएगा हमने ग्लूकोज का एसाइलेशन करवाया। मैं थोड़ा सा एसाइलेशन की रिएक्शन के बारे में आपको बता देता हूं। अल्कोहल जो होता है ना ROH, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ROH की रिएक्शन आप करवाओ CH3COCl के साथ, इसके साथ रिएक्शन करवाओ आप ROH की, ठीक है ना। और इसके साथ जब रिएक्शन आपने करवाई तो यहां रिएक्शन होती है भैया जी पिरिडीन की प्रेजेंस में। ये पिरिडीन बेस होता है, यहाँ से जो HCl क्या हो जाएगा बाहर। और पिरिडीन क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये HCl को हटाने का काम करता है, HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और जब रिएक्शन होगी तो बनेगा ROCO। कहने का मतलब ये है कि H हटा और ये इतना एसाइल ग्रुप जो है ना वो क्या हो गया, ऐड हो गया, है ना। एक H हटा, ये एसाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब देखो कि पहले था क्या ROH, अब हो गया क्या ROCOCH3। कितना डिफरेंस आया, क्या देखो कि R एक H इधर से ले लेते हैं तो पीछे क्या बचता है, C2O2H2 बनता है। ये वाला ग्रुप जो है वो इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल एक्स्ट्रा जुड़ा है। इसका मोलर मास चेक करते हैं तो 24 तो हो गया कार्बन का, 32 हो गया किसका, ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन का जो कितना हो गया, हाइड्रोजन का जो 2 हो गया, है ना। तो 8 और ये कितना 58, यानी कि एक एसाइल ग्रुप अगर जुड़ता है तो मोलर मास में कितना डिफरेंस आया, 58 यूनिट का डिफरेंस आया। अब देखिएगा जरा कि अब ग्लूकोज का जब हमने एसाइलेशन करवाया, अच्छा यहां पर आप एनहाइड्राइड भी काम में ले सकते हो, जरूर नहीं है एसाइल क्लोराइड काम में लो, आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी काम में लोगे तब भी सेम रिएक्शन होगी। कैसे कि ROH है, ये हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड COOCOCH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है।
तो ये जो है वो अपने पास यहाँ पर CH3COOH है ना, R और एक चीज ये तो हो गया क्या बाहर, और पीछे बनेगा ROCOCH3। देखो सेम वही कंपाउंड बन रहा है। तो आप एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी वही बनेगा, आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी वही बनेगा, दोनों में सेम ही चीज बनेगी। चलो ठीक है, ये एक बात हो गई है ना। अब आते देखो, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई, ग्लूकोज की रिएक्शन हमने करवाई एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ग्लूकोज का एसाइलेशन हुआ। अब यार ग्लूकोज का जब एसाइलेशन हुआ तो ये देखा गया कि मोलर मास में, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180, ठीक है, तो यहां पर जो है ना एक कंपाउंड बना जिसका मॉलिक्यूलर वेट था कितना 470, ठीक है, 470 वाला जो है वो एक मॉलिक्यूलर वेट वाला एक कंपाउंड बना। अब आप देखो डिफरेंस कितना है ना, तो यहां पर डिफरेंस जो है वो अपने पास कितना है, लगभग है 290 का डिफरेंस है, चेक कर लेना एक बार, 0 और ये आया 7 और हाँ बिल्कुल 290 का डिफरेंस है। अभी हमने देखा था कि एक एसाइल ग्रुप जब जुड़ता है 58 यूनिट का डिफरेंस आता है, तो 290 का डिफरेंस आया, इसका मतलब 290 डिवाइड बाय 58 ये कितना होता है 5। इसका मतलब जरूर जो है वो ग्लूकोज में 5 जगह पर क्या हुआ है, एसाइलेशन हुआ है, और 5 जगह एसाइलेशन होने का मतलब ग्लूकोज में जरूर 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट है। तो यहां पर जो है वो हमने ये देखा कि यार ग्लूकोज में अगर जो है वो 470 वाला एक कंपाउंड बन रहा है ना, तो इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप के प्रेजेंस हो सकती है। तो इस रिएक्शन से यही पता चला, देखो जरा यही लिख देता हूं, ये वाला कंपाउंड था ग्लूकोज था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाए, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है ना। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूलर वेट में 470 नया मॉलिक्यूलर वेट हो गया, 290 का चेंज आया। क्वेश्चन यहां से ऐसा भी बन सकता है न्यूमेरिकल बनाए तो, है ना, कि भाई मॉलिक्यूलर वेट में इतना चेंज आया, बताओ कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितना चेंज आता है मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड बाय 58, जितना भी आएगा फिगर उतने ही OH ग्रुप जो है वो इसमें कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये है एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। रिएक्शन से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है। तो एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना, which confirm the presence of 5 OH groups. Since it exists as a stable compound, 5 OH group should be attached to different carbon atom, क्योंकि स्टेबल है ना, क्योंकि अब अगर स्टेबल नहीं होता तो एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH तो अनस्टेबल हो गए ना, एक से ज्यादा OH तो आ नहीं सकते। इसका मतलब ग्लूकोज में 5 OH और पांचों अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब लास्ट रिएक्शन एक और बाकी है, देखिएगा जरा, कि चलो ये भी मान लिया कि पांचों जो है वो अलग अलग पर प्रेजेंट है, तो अब इनमें जो है ना एक प्राइमरी है और बाकी सारे सेकेंडरी है। इसका पता कैसे चलता है, देखिएगा, इसका पता इस रिएक्शन से आपको चलेगा, है ना। क्या ग्लूकोज है अपने पास, ठीक है, और एक मिनट, है ना, ओके, हाँ आओ। तो ग्लूकोज है अपने पास। अब ग्लूकोज में आप देखो कि अभी हमने इसका ऑक्सीडेशन करवाया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। हमने HNO3 से इसका ऑक्सीडेशन करवाया। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन करवाया, हमें पता है कि केवल और केवल CHO ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 और वाटर जो है ना, वो तो केवल और केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। लेकिन HNO3 प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर दिया, और एल्डिहाइड को तो करेगा ही करेगा, है ना। और अगर ग्लूकोनिक एसिड जो अभी हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन से बनाया था, कि अगर इसका ऑक्सीडेशन आप करवाओगे Br2 वाटर से, तब ये वाला बनेगा। तो अगर इसका भी ऑक्सीडेशन आप HNO3 से ही करवाओगे तो इससे भी सैक्रिक एसिड बना, इससे भी क्या बना, सैक्रिक एसिड। तो इस वाले ऑक्सीडेशन से तो हमें यह पता है कि ग्लूकोज में एक क्या है, एल्डिहाइड है। कि जब आपने ये वाला ऑक्सीडेशन करवाया था ना Br2 प्लस वाटर के साथ, तो इससे तो पता चला था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड टर्मिनल पर होता है।
तो हमें यह पता चला कि यार ग्लूकोज में एक तो एल्डिहाइड है, एक टर्मिनल पर तो CHO ग्रुप है, अब दूसरे टर्मिनल पर क्या है, तो दूसरे टर्मिनल पर भैया जी 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो ये इस ऑक्सीडेशन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाते हो तो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज में जो है वो क्या है, एक तरीके से जो है वो आप बोल सकते हो कि एक तरफ तो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक तरफ क्या है 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप है। ओके, तो ये हुई एक बात। तो यही है रिएक्शन ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो भैया ये है, इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहल है। क्वेश्चन यही स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन है। अब इन्हीं सारी स्ट्रक्चर को मिला के हमारे पास देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये निकल के आती है। अब ग्लूकोज क्या है, कंक्लूजन इतना जो पढ़ा ना हमने, फॉर्मूला C6H12O6, ये तो है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक, फिर इसके बाद में ग्लूकोज में हमें पता है ये क्या है, एल्डोहेक्सोज है। ठीक है, ये एक एल्डोहेक्सोज शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है, हेक्सोज शुगर है। चलो ठीक है, और एक तो एल्डिहाइड हो गया जो कि टर्मिनल पर होगा, फिर 4 इस पे जो है वो अपने पास टोटल 5 OH ग्रुप है ना, तो 5 OH ग्रुप में 4 OH ग्रुप तो जो है वो इस तरह से, और एक जो है वो क्या होगा, टर्मिनल पर होगा। ये कंडीशन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लो जी। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, एक तो टर्मिनल पर क्या हो गया एल्डिहाइड, एक टर्मिनल पर क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल, और बाकी 4 क्या हो गए सेकेंडरी अल्कोहल। ध्यान से देखना जरा कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना, और इसमें कितने कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितने कायरल कार्बन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ये कितने हैं, ये है भैया कितने, 4। और अगर आप टोटल इसके OI बनाओ, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ, तो ये हो जाएंगे कितने, 2 की पावर n, और 2 की पावर n होंगे तो 2 की पावर कितनी 4, ये कितना आएगा 16। तो ग्लूकोज के टोटल 16 जो है वो क्या बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। आपको 16 आइसोमर ग्लूकोज के बनाने हैं। ठीक है ना, तो यहीं तक करते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकी जो है इसके आइसोमर्स की बात करेंगे कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कैसे कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने बदल दिए, जैसे हर एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेंज करते हो तो आइसोमर बदल जाता है, नाम उसका चेंज हो जाएगा, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या हो जाएगी, मतलब 3D से रिलेटेड प्रॉपर्टीज भी उसकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको समझ में आई होगी, और ऐसे ही करके जो है वो हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लेक्चर से लेक्चर एक आधा ज्यादा हो जाए। अगली क्लास में हम ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहां से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।